नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल बलूचिस्तान अपना पहला ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर सड़कों पर महिलाएं और बच्चे उतरे हैं। पाकिस्तान से आजादी और बीएलए कदम बढ़ाओ के नारे लग रहे हैं। भारत इजराइल से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मांगी जा रही है। आजादी के जश्न को कुचलने की तैयारी में पाकिस्तानी सेना बलोच नेता मीर बलोच पर तमाम स्थितियों के बीच ये बहुत बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बलूचिस्तान की ये तस्वीर और आज की तारीख आप कागज पर पेन से नोट कर लीजिए, क्योंकि 11 अगस्त जिस तारीख को बलूचिस्तान में ये कहा गया था कि वो अपनी आजादी का जश्न मनाएगा, अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देगा, और उस दिशा में अब बलूचिस्तान की ये भारी भीड़, बलूचिस्तान की आवाम आगे बढ़ रही है। शहबाज मुनीर हाथ पर हाथ धरे इन तस्वीरों को बस देखे जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके हाथ में उनके बस का कुछ भी नहीं बचा है। ये तस्वीर बलूचिस्तान के उस आजादी की है जो ये बताने के लिए काफी है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अपने आप को पूरी तरह से अलग मानकर चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये समझना, क्योंकि इन तस्वीरों से महत्वपूर्ण जरूरी तथ्य हैं। इजराइल से बलूचिस्तान ने, भारत से बलूचिस्तान ने अपने आप को राष्ट्र का दर्जा दिए जाने की बात कही है, राष्ट्र घोषित किए जाने के तौर पर समर्थन की बात कही है। तो 11 अगस्त वो तारीख जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, वहां की आवाम की तरफ से यह तय किया गया था कि वो इन स्थितियों के बीच अपने आप को आजाद कर लेंगे। लेकिन खबर क्या है यह मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। दरअसल बलूचिस्तान 11 अगस्त यानी आज अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और इन तस्वीरों के बीच आप समझिए कि क्या बलूचिस्तान आजाद हो गया और मुनीर शहबाज ताकते रह गए। दरअसल 11 अगस्त आज तारीख नोट कर लीजिएगा दर्शकों, बलूचिस्तान का यह पहला घोषित स्वतंत्रता दिवस है। 15 दिन पाक सेना द्वारा पूरे क्षेत्र में लगाई गई धारा 144 की अवधि, यानी कि पाकिस्तान कोशिशें बहुत कर रहा है इन तमाम हालातों को संभालने की। 1947 में मिली आजादी को 1948 में पाकिस्तान की सेना ने जबरन कब्जाया था। यह बलूचिस्तान का इतिहास है 1948 का। हजारों गुमशुदा जबरन गायब किए गए बलोच युवाओं और नागरिकों का यह आंकड़ा है, जिस आंकड़े को लेकर अब लोग सड़कों पर थे। लेकिन आज आजादी की बात आपको बता दें कि लाखों का विरोध हुआ, मार्च में शामिल हुई हजारों महिलाओं और बच्चों का ऐतिहासिक प्रदर्शन इस वक्त बलूचिस्तान में देखा जा रहा है। लेकिन आप सबके जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर बलूचिस्तान का इतिहास क्या है और एक बड़ा प्रांत कैसे पाकिस्तान से अलग होने की न सिर्फ कगार पर खड़ा है बल्कि लगभग अलग हो गया है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका इंडिया न्यूज पर। हिमांशी जी, आज की तारीख हम और आप समेत पूरा देश, पूरा विश्व नोट कर ले, क्योंकि आज बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद कर लिया है। यह घोषित कर दिया है कि वो पाकिस्तान से अलग हो चुका है। कैसे देखती हैं तस्वीरें, पहले यह बताइएगा, फिर टेक्निकली ये कितना संभव है इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, मैं तो मुबारकबाद दूंगी उनको कि उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसको लेके कि जो पाकिस्तान शुरू से सोचता था कि एक हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान बना था और जिस तरीके से उसके टुकड़े हुए हैं, सन 71 में बांग्लादेश अलग हो गया और अब बलूचिस्तान ने घोषणा कर दी है। हालांकि टेक्निकली वो अलग नहीं हुआ है। मीर यार बलोच जो है उनका कलात खानदान से संबंध है, ऐसा बताया जाता है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके एक हफ्ते बाद इन्होंने 25 मई को अपने आप की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इन्होंने अपना संविधान बनाया था, इन्होंने अपना राष्ट्रगान बना दिया था, यहां तक कि अपनी करेंसी जो है वो भी इन्होंने डिक्लेयर कर दी थी। देखिए, किसी भी एक भूमि के टुकड़े को राष्ट्र कहने के लिए
जिन चीजों की आवश्यकता है लगभग लगभग वो सारी चीजें बलूचिस्तान के पास हैं। हम्म। अपनी जमीन है, अपनी इनकी एक अघोषित एक सेना है, और इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से जुल्म इन पे किया जा रहा है, जिस तरह से इनके जो रिसोर्सेज है उनका दोहन किया जा रहा है, और लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पिछले 80 सालों से रही है, उसको देखते हुए इन्होंने यूएनएससी से भी रिक्वेस्ट किया है। इन्होंने बाकी देशों को भी चिट्ठी लिखी है कि हमको रिकॉग्नाइज किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के लिए देखिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनवरी इस साल से इन्होंने जिस तरह से कॉन्सर्टेटेड अटैक्स किए हैं, यहाँ तक कि जफर एक्सप्रेस को इन्होंने हाईजैक किया है, और पाकिस्तानी सोल्जर्स के लिए बहुत मुश्किल है इस टेरिटरी को कंट्रोल करना। तो बहुत मिसिंग पर्सन्स की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके से जबरन इनको उठाया जा रहा है, हम्म। कॉलेजेस स्कूल्स में पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, और इनके संसाधनों का दोहन हो रहा है, तो इस सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है इस समय पाकिस्तान के लिए आज का दिन एक खूनी दिन में ना बदल जाए, वो देखना पड़ेगा। अदरवाइज इनकी महिलाएं अब न सिर्फ सड़कों पे आ रही हैं, बल्कि इनके एक बहुत बड़े हिस्सा जो गुरिल्ला वॉरफेयर है हम्म। उसमें भी इनकी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और देखिए किसी भी समाज की महिलाएं जब आगे आ जाती हैं तो उस देश को या उस प्रांत को, उस उसकी पूरी जो सेटअप है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि घर होता है जहां से कोई भी चीज जन्म लेती है, और अगर महिलाओं का उतरना इसमें हम देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। जी। टेक्निकली अब मैं आपसे बात करूंगा, कोई भी आवाम, कोई भी भीड़, वहां के लोकल स्तरीय नेता अगर ये घोषित कर देते मैम कि हम आजाद हैं आपसे, लेकिन ये टेक्निकली कितना संभव है? अब बलूचिस्तान यानी बीएलए को आगे किन किन कदमों का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम है एक किसी भी जमीन के टुकड़े को देश साबित करना? देखिए इसमें काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए पाकिस्तान के नक्शे पे 11 अगस्त एक ऐसी तारीख है जिसको पाकिस्तान स्वीकार करना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। लेकिन एक देश बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास अपनी एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक जो इनके पास है। देखिए इनके पास पाकिस्तान का 44% जो भूभाग है वो है, हालांकि लोग बहुत कम है, लोग वहां पे सिर्फ 5% है। एक संगठित हम्म। राजनीतिक प्रशासन होना चाहिए, जो इनका कहना है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनली भी अपने आप को मजबूत किया है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हमारे हम्म। पास है। इनके पास अपना झंडा है, अपनी सेना ये बताते हैं, लेकिन देखिए वो सेना ऐसी जिसके पास ना हेलीकॉप्टर है, ना जहाज है, ना कोई संगठन एज सच नहीं है। लेकिन अगर कोई देश इनको गिफ्ट करना चाहे तो वो भी हो सकता है। एक इनको व्यापक जन समर्थन चाहिए जो इनके पास है, जी। और इसके बाद इनको एक मान्यता चाहिए, जो चाहे इनको यूएन दे दे या विश्व का कोई और सार्वभौमिक देश इनको अगर मान्यता दे दे। प्रॉब्लम आ रही है मान्यता की, वो क्यों आ रही है मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर असीम कृपा है अमेरिका की, बिल्कुल। और उस वजह से कोई भी देश जो है इनको अमेरिका को रुष्ट नहीं करना चाहेगा। और चाइना भी, अमेरिका और चाइना ये दोनों परमानेंट मेंबर हैं यूएस सिक्योरिटी काउंसिल में। तो अगर कोई देश मान्यता भी देता है और ये उसको वीटो करते हैं तो भी बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलने में डेफिनेटली इनको एक दिक्कत आ रही है। अदरवाइज ये पूरी तरीके से सक्षम है टू ब्रेक अवे फ्रॉम पाकिस्तान एंड टू बी इंडिपेंडेंट कंट्री। और शायद यही एक रीजन है कि भारत की जो नीति है कि हम किसी और के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और ना ही हम बर्दाश्त करते हैं। तो वो एक रीजन है कि बलूच बार बार कोशिश करते हैं कि भारत को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और भारत भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। जी। क्योंकि दो देशों का नाम लिया गया है, मैं लगातार उन मंचों को भी सुन रहा था जो बीएलए के हैं, और वहां पर जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं उनको भी मैं सुन रहा था। इजराइल और भारत का नाम सबसे पहले लिया गया है, और यह तय है कि इन देशों से इन लोगों को उम्मीदें भी बहुत सारी हैं। जी बिल्कुल उम्मीदें हैं, और उम्मीदें होना जायज भी है, क्योंकि जब भारत ने, यहाँ तक कि जब चाइना बना था तो आउट ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्री सबसे पहले भारत ने उसको मान्यता दी थी। और इजराइल के जिस तरीके से संबंध हैं वो भी इसको मान्यता दे सकता है, क्योंकि इजराइल जो है एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी इस्लामिक कंट्री के पास हो उसके बरखिलाफ है। लेकिन जो भारत की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो यही है। देखिए इसमें पाकिस्तान के लिए तीन चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो पाकिस्तान का जो भूभाग है वो ऐसा है कि जो बलूचिस्तान है उसको स्ट्रैटेजिक डेप्थ देता है।
अगर बलूचिस्तान का 44% यानी कि ऑलमोस्ट आधा अगर बलूचिस्तान इससे अलग हो जाता है, तो पाकिस्तान की जो टेक्निकल डेप्थ है वो चली जाएगी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो चली जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरा, जितने संसाधन वहां पे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जो वहां का ग्वादर जो पोर्ट है वो भी बलोच जो है वो कंट्रोल करते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि सीपैक जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान से लेके ग्वादर तक जाता है। भारत अगर उसमें इंटरफेयर करता है तो चाइना के साथ में जिस तरीके से हमारे ऑलरेडी संबंध है, और चाइना सलामी स्लाइसिंग करके जिस तरीके से भारत को परेशान करता है, वो एक रियल प्रॉब्लम भारत के लिए है। और इजराइल अभी इसमें इन्वॉल्व इसलिए नहीं होगा कि इजराइल के अपने बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इजराइल के लिए भी, क्योंकि जब फिलिस्तीन में और जॉर्डन में भी जब ये लड़ाइयां चल रही थी, तो पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी है वहां पे लड़ने के लिए। और अब भी पाकिस्तान कोशिश करता है कि कैसे भी वो इजराइल के साथ इन्वॉल्व ना हो। और यही एक रीजन है कि बलोच कोशिश करते हैं कि इजराइल और भारत को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन भारत के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि ईरान का युद्ध ऑलरेडी ऑन है और काफी सारा बलोच का हिस्सा ईरान में भी है। देखिए, जो ईरान ये बलोच जो लोग हैं, ये बहुत क्लियर है कि ये पूरा जितना बलोच का हिस्सा है, चाहे वो ईरान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, उसको ये अपना हिस्सा मानते हैं। तो एक वहां पर अगर भारत इन्वॉल्व होता है तो वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम भारत के लिए क्रिएट हो सकती है, ईरान के साथ में भी। लेकिन दूसरा, भारत भारत को हिमांशु जी, ये जी, बहुत महत्वपूर्ण, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर दीजिएगा, फिर हमसे सवाल अगला पूछूंगा। दूसरा, ईरान का जो पोर्ट्स हैं जहां पर भारत का पैसा लगा हुआ है, वो भी देखिए, चाबहार जो पोर्ट है वो ग्वादर के बहुत नजदीक है। और ग्वादर के पास में, और जो पूरा ये बलूचिस्तान का हिस्सा है, इनके पास में अपनी एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। तो भारत इस समय बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिकली भारत इस मुद्दे को उठा रहा है। लेकिन भारत इसमें इन्वॉल्व होके एंगेज नहीं होना चाहता, क्योंकि भारत की देखिए 144 करोड़ की जनता है और उनके हित साधना भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें बहुत पेचीदा होती हैं, इतनी आसान नहीं होती हैं जितनी लगती है। क्योंकि अगर एक कलात के राजा को आपने धोखा देके पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने साथ मिला लिया, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये 80 सालों से चल रही है। और अगर ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है तो इसका रीजन यही है कि भारत अपनी सार्वभौमिकता पे ना तो किसी तरह का आक्षेप चाहता है, ना ही वो चाहता है कोई इस पे ये आरोप लगाए कि वो कहीं इंटरफियर कर रहा है। सो आई थिंक दैट इज अ मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से भारत इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। जबकि बलोच लोग कहते हैं कि हम जो मादरे वतन है वो भारत को मानते हैं, सरजमीन हिंदुस्तान हमारा अपना जो देश है वो है। लेकिन भारत के लिए टेक्निकली, बिकॉज ऑफ अमेरिका, बिकॉज ऑफ चाइना, ये बड़ा ही एक सेंसिटिव इशू हो जाता है। लेकिन जी, हिमांशु मैम, ये कहा जा सकता है इन तस्वीरों के बीच कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींद तो जरूर रातों की उड़ गई होगी कि आपके ही भौगोलिक क्षेत्रफल में, आपके ही देश में 3-4 झंडे टहल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, आप सही कह रहे हैं। अगर आप लोगों को जो रूल करते हैं वो अगर आप बहुत ही तरीके से करेंगे, आप संविधान के तहत करेंगे, उनको उनके अधिकार देंगे, डेवलपमेंट देंगे, पढ़ाई देंगे। देखिए, जिसके हाथ में कलम होती है वो बंदूक कभी नहीं उठाता है। आपने उनके संसाधनों का दोहन किया। वहां पर गोल्ड माइंस है, रोकोडिक की गोल्ड माइंस हैं, संगमरमर वहां पे निकलता है, रेयर अर्थ मिनरल्स वहां पे निकलते हैं, गैस वहां पे है। चाइना क्यों वहां पे आके अपने इतने सारे इन्वेस्टमेंट कर रहा है? कनाडा की विदेश मंत्री आई थी, क्यों आई थी? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा संसाधन है। लेकिन उन संसाधनों का 2% हिस्सा ही जब ये बिकते हैं तो बलोच लोगों के पास जाता है। उनकी जो शिक्षा है वो बहुत पुअर है, उनके पास में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। और जबरन जब आप किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी भाषा को ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी की भाषा को, उसकी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक एथनिक क्लिंजिंग हो जाती है, जो बलूचिस्तान में लगातार 80 सालों से हो रही है। और देखिए, यही और रीजन था हिमांशु जी, बिल्कुल कि बांग्लादेश अलग मुश्किलें हुआ था। बहुत हैं, लेकिन जब तक ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी तब तक पाकिस्तान की जो भी मौजूदा सरकार होगी उसके सामने चैलेंज बहुत बड़े बड़े रहने वाले हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए मंगल मिलन की बैठक जारी है। बैठक में संसद की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हो रही है।